हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज की बातें भी हम आपसे करते हैं और आपको भी कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। साथ ही साथ तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होती है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो आज संडे है, आप आराम कर रहे होंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे भाई बाहर निकलिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और हमारे साथ फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखिए। अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बुलेटिन में खबरें एकदम अलग अंदाज में होती है और एक बात की तो गारंटी होती है कि इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। देखिए सुबह का वक्त है, मौसम सुहावना है और देर रात हल्की बारिश भी हुई है, जिससे गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है ये हमें अलर्ट कर देता है, हमें सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि बदलता मौसम कितनी सारी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है और ये खतरे की निशानी भी है। बिल्कुल, सतर्क और अलर्ट तो हमें हादसों से भी रहने की जरूरत होती है। देखिए बीती रात महाराष्ट्र के भिवंडी में किस तरीके से 3 मंजिला इमारत जो है वो भरभरा कर गिर गई है। कई लोगों की जिंदगियां चली गई हैं और जैसे ही ये इमारत गिरी आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग सहमे और डरे हुए हैं। खौफनाक मंजर के बीच मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि ताश के पत्ते की तरह ढह चुके इमारत के ढेर को हटाने में जुटे हैं। घटना महाराष्ट्र के भिवंडी की है, जहां मौत का ऐसा जलजला आया कि पलक झपकते हुए 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इमारत के गिरने के साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा। चीख पुकार के बीच घटना की खबर मिलने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई। हालांकि जब तक मदद पहुंचती मलबे में दबे 3 लोगों की जान चली गई, जबकि राहत बचाव कर्मियों ने 11 लोगों को मलबे से निकाला और उन्हें नई जिंदगी दी। अब इस मासूम बच्ची को देखिए, मलबे की ढेर से निकाली गई मासूम की उम्र महज 4 साल है। माना जा रहा है कि मलबे में अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। भीषण हादसे के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की, जबकि घायलों के इलाज का खर्च भी महाराष्ट्र सरकार ने उठाने की बात कही है। 3 मंजिला इमारत गिरी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ित परिवारों को मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन ऐसे हादसे हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। बिल्कुल, देखिए सोचने पर मजबूर तो त्रिपुरा की एक जघन्य वारदात भी करती है। दरअसल यहाँ पर एक हैवान शख्स ने अपनी नाबालिग पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे दफन कर दिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए आप। रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी और आम लोगों के बीच मचा हड़कंप। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जमा लोग हैरान परेशान एक दूसरे को निहारते नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं। उनके चेहरे का हाव भाव बताने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ न कुछ हुआ है, वो होश उड़ा देने वाला है। घटना त्रिपुरा की है। दिन के समय शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन रात में भी जारी रहा। आम लोगों की सहायता से त्रिपुरा पुलिस रात के अंधेरे में भी छानबीन करती रही। टॉर्च की रोशनी से ही चप्पे चप्पे को खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस को जो मिला वो वाकई होश उड़ाने वाला था। जो नाबालिग सुबह से लापता थी, रात होने पर उसका शव हाथ लगा, वो भी 2 टुकड़ों में। ऐसे में इलाके में हड़कंप मच गया। लोग हैरान परेशान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर नाबालिग को इतनी बेरहमी से किसने मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जिस दरिंदे को गिरफ्तार कर ले जा रही है, उसे भी देखिए, ये शैतान अपनी ही नाबालिग पत्नी का कातिल है, जिसने न सिर्फ पत्नी की हत्या की बल्कि शव को 2 टुकड़ों में बांटकर दलदल में दबा दिया था। हालांकि दरिंदे ने नाबालिग पत्नी की जान क्यों ली, ये पुलिस पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। तो पुलिस ने दरिंदे पति को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आरोपी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिख रही है। ऐसे हैवान को तो फांसी की सजा भी कम है।
बिल्कुल, अगर आपने जुर्म किया है तो सजा तो जरूर ही मिलेगी। ऐसा ही हुआ है माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई के साथ। जी हाँ, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा तो उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। रिपोर्ट देखिए। माफिया राज पर प्रहार, मिट्टी में मिला मुख्तार का साम्राज्य। यूपी में गैंगस्टर साम्राज्य का अंत करीब है। अतीक अहमद के बाद अपराध की दुनिया का बादशाह मुख्तार अंसारी से भी उसके किए गए गुनाहों का गिन गिन कर हिसाब लिया जा रहा है। इस बीच 2007 के गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अपराध का हिसाब किताब करते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मुख्तार के काले साम्राज्य और उसके गुनाहों में बराबर के साझेदार बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय है। सजा के ऐलान के साथ ही सांसद अफजाल अंसारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में बंद है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला भी शामिल था। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस बीच मुख्तार परिवार पर नकेल कसते हुए यूपी पुलिस ने माफिया मुख्तार के दूसरे बेटे के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जबकि मुख्तार की पत्नी की गिरफ्तारी पहले से ही 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। देखिए प्रीति, किस तरीके से ये पैसे और रसूख के दम पर माफिया और गैंगस्टर जो होते हैं वो जुर्म की इंतहा पार करते हैं और इन्हें लगता है ये कानून को भी अपने पैसे से जो है खरीद लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और देखिए किस तरीके से माफियाओं की कमर तोड़ दिया। अतीक के बाद देखिए अंसारी ब्रदर्स के भी आतंक पर अब विराम लग गया। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। वैसे अतीक एंड कंपनी की क्राइम कुंडली पर यूपी पुलिस पहले ही किस तरीके से मिट्टी डाल चुकी है। वैसे बता दें कि गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, उसको ढूंढा जा रहा है। शाइस्ता परवीन भी भागी भागी फिर रहे, यानी कि वो भी पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल तो बाहर है। लेकिन देखिए ये दोनों ही शातिर जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर गुड्डू पंडित अभी भी गिरफ्त से बाहर है। यूपी एसटीएफ की कई टीमें अतीक के गुर्गों और समर्थकों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम हाथ नहीं आ रहा। इस बीच जांच में पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। उसकी फरारी में भी किसी राजनीतिक शख्स ने मदद की है। फिलहाल एसटीएफ को गुड्डू के मददगार आशिफ उर्फ मल्ली और मुकेश की तलाश है। गुड्डू के फरार होने के बाद से मल्ली भी गायब है। पुलिस मुकेश श्रीवास्तव को भी तलाश कर रही है। जांच में सामने आया है कि मुकेश श्रीवास्तव आर्थिक तौर पर गुड्डू की मदद कर रहा है। पुलिस को यह भी पता चला है कि बमबाज गुड्डू के 3 खास रिश्तेदार सऊदी अरब में रहते हैं। इसमें गुड्डू का भाई मोहम्मद असलम, भांजी साहिबा और भांजी ताबिश शामिल है। गुड्डू की आखिरी लोकेशन उड़ीसा में मिली है। आशंका है कि वो अपने रिश्तेदारों से पैसों का जुगाड़ कर रहा है और विदेश भागने की फिराक में है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम मन की बात होता है, आज उसका 100वां एपिसोड है और ऐसे में पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज है। देश विदेश में मेगा तैयारी, भारत में 4 लाख सेंटर्स पर होगा प्रसारण। संयुक्त राष्ट्र में भी होगा मन की बात का टेलीकास्ट। कर्नाटक में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज प्रधानमंत्री मोदी 3 जगह करेंगे प्रचार, तो रायचूर और बीदर में योगी के हुंकार, दावणगेरे में नड्डा की जनसभा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर एक्शन के बाद भी रेसलर्स का जंतर मंतर पर धरना जारी। अयोध्या में संतों ने दी बृजभूषण सिंह के समर्थन में दिल्ली कूच करने की धमकी। ऑपरेशन शीश महल के सवालों से बचे अरविंद केजरीवाल, जंतर मंतर पर नवभारत के रिपोर्टर से केजरीवाल की सिक्योरिटी ने की मारपीट। सवाल पूछने पर आप महिला कार्यकर्ताओं ने भी धक्का मुक्की की। मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत ढहने से हादसा, 3 लोगों की मौत। अब पीड़ितों से मिले सीएम शिंदे, मुआवजे का किया ऐलान।
in association with MDH Super Hing, शुद्धता का असली तड़का। तो देखिए, अपराधियों को दरअसल ये लगता है ना कि वो पैसे के दम पर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे, वो कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। लेकिन योगी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा, बल्कि किस तरीके से जो पूरी मंडली है माफियाओं की, उसको ही मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ माफिया गैंगस्टर्स को अगर देख ले तो ये रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देश की और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। शनिवार को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी जनसैलाब दिखा। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीदर में जनसभा को संबोधित किया और खड़गे के सांप वाले बयान पर जवाब दिया। तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बेल्लारी में श्री कन्नक दुर्गम्मा मंदिर में पूजन दर्शन किया। सीएम शिवराज ने जगत कल्याणी मैया से देश में सभी के कल्याण और मंगल कामना की प्रार्थना की। शिवराज सिंह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक के बेल्लूरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर हमला बोला। पुणे में हजारों लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थी जिसमें लिखा था, पेड़ काटकर कंक्रीट बचाओगे, क्या ऐसे नदी सुंदर बनेगी। विपक्षी पार्टियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। लोगों ने पेड़ों से लिपटकर प्रोजेक्ट का विरोध किया। 47,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की नींव मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार की शाम काशी तेलुगु संगम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान काशी पहुंचे तेलुगु भाषाइयों का स्वागत किया और कहा कि ये उत्साह गंगा गोदावरी के संगम जैसा है। उन्होंने कहा कि ये भारत के प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक और परंपराओं के संगम का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज काशी के अनेक कुंडों और मंदिरों के रास्तों का कायाकल्प हो रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने एक जनसभा में सीएम अशोक गहलोत की तुलना रावण से की थी। शेखावत के बयान के खिलाफ गहलोत के परिवादी सुरेंद्र सिंह ने विभिन्न धाराओं में धार्मिक विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। जी हाँ, आज 100वां एपिसोड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का होने जा रहा है। दरअसल प्रीति, साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक देश की जनता मन की बात कार्यक्रम उनका सुनते आ रही है। हाँ, और अब देखिए ये जो सिलसिला है ये अपने 100वें पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी इस मौके को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। किस तरीके से कर रही है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। तो तुरंत उसे मना करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी। और बाबा शिवानंद की फिटनेस। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। खास बात यह है कि मन की बात श्रृंखला का ये 100वां एपिसोड होगा। इस 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड खास है, इसलिए बीजेपी इसे उत्सव की तरह मना रही है। जबकि इस कार्यक्रम की चर्चा हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक की जा रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयारी भी खास है, जिसके तहत देश भर के 4 लाख सेंटर पर 100वें एपिसोड का लाइव प्रसारण होगा, जिसमें देश भर के सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और दूसरी संस्थाएं भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जबकि महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं, जहां मन की बात कार्यक्रम का टेलीकास्ट होगा। भाईखाला जेल में भी कार्यक्रम के प्रसारण की विशेष तैयारी की गई है, जहां महिला कैदी पीएम मोदी के मन की बात सुनती दिखेंगी। वहीं महाराष्ट्र के कई मदरसों में भी मन की बात का आयोजन होगा। वहीं दूसरे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी कार्यक्रम से जोड़ने की विशेष तैयारी की गई है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसे आम जन के मन की बात बताते हुए लोगों से 100वां एपिसोड सुनने की अपील की है। वहीं कर्नाटक दौरे पर गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। करूंगा तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।
तो देखिए, यूएन मुख्यालय में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये 100वां एपिसोड है, तो ऐसे में टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। दरअसल खास तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये 100वां एपिसोड है। कई जगह प्रोजेक्शन मैपिंग, 13 जगह बताए जा रहे हैं ऐसा, जहां प्रोजेक्शन मैपिंग, साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता जो है अलग अलग जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। प्रेरणा का वो मंच जिसे पीएम ने खुद सजाया, आम जनों के बीच आम लोगों की बात की, उनके दुख दर्द को समझा, दूसरों के जज्बों और हिम्मत को सराहा। वो मंच है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का, जो 3 अप्रैल 2014 को शुरू होकर इतिहास रचता चला गया। 9 साल पहले शुरू हुए पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड है, जिसका प्रसारण अमेरिका में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यूएन मुख्यालय में भी पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। जिस बात की जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर यूएन मुख्यालय में होने वाले लाइव प्रसारण को ऐतिहासिक क्षण बताया। वहीं अगर देश की बात की जाए तो मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम केंद्र सरकार के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। ऐसे में सरकार की ओर से आज की शाम देश भर के 13 अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्शन मैपिंग और साउंड एंड लाइट शो किए जाएंगे। इन 13 जगहों पे लाल किला और प्रधानमंत्री संग्रहालय के अलावा मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड कितना ग्रैंड होने वाला है, ये तो आप समझ ही गए होंगे जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसके जरिए। लेकिन देखिए किस तरीके से इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी जो है वो जुटी हुई है, और किस तरीके से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वें एपिसोड में बोल रहे होंगे तो सवाल ये उठता है कि किस मुद्दे पर बात करेंगे और क्या कुछ कहने वाले। बिल्कुल, देखिए हर कोई यही सोचेगा कि आखिर प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे मन की बात कार्यक्रम में, लेकिन सबकी नजरें कर्नाटक चुनाव पर भी टिकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। 3 रैलियां उनकी वहां पर होनी है, और क्या कुछ है खास उस रिपोर्ट में देखिए आप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार रैली कर रहे हैं। जनता की नब्ज को अच्छी तरह समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कब और कहां कांग्रेस पर तीखा प्रहार करना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक की 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली कोलार, चन्नापटना, बेलूर में होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैसूर रोड शो भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बीदर में चुनावी प्रचार का आगाज करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद किए, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान का भी जवाब देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कांग्रेस ने जब जब उन्हें गाली दी, जनता ने उनकी सजा कांग्रेस को दी है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोप्पल, रायचूर और बीदर में चुनावी रैली करेंगे, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दावनगेरी में रैली को संबोधित करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और मुकाबला यहाँ पर कांटे का नजर आ रहा है, ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी कर्नाटक में जमकर गरजते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है कोप्पल में, रायचूर में, कलबुर्गी में और बीदर में जो है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कोप्पल जो कि कहते हैं भगवान हनुमान की जन्मस्थली है, वहां पर योगी आदित्यनाथ अगर मौजूद हैं, जो कि कट्टर हिंदुत्व की छवि रखते हैं, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहेंगे ये काफी मायने रखता है। क्या कुछ है समीकरण, क्यों योगी आदित्यनाथ कोप्पल में जनसभा को संबोधित करेंगे और कैसे यहाँ बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, रिपोर्ट देखिए। नीले आसमान में सफेद मखमली बादल, प्रकृति का ये नजारा बेहद खूबसूरत है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। प्रकृति के नजारों से हटकर जरा देखें तो यहाँ कुछ लोग सीढ़ी चढ़ते नजर आ रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल की हैं,
जिसे प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है। पहाड़ की चढ़ाई पर हनुमान जी का दिव्य मंदिर भी है, जहां हजारों श्रद्धालु रोजाना आते हैं और बजरंग बली के दर्शन करते हैं। सियासी मायनों में कोप्पल के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोप्पल पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक के कोप्पल, रायचूर, कुलबर्गी, बीदर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए सीएम योगी 10:15 पर बेल्लारी कर्नाटक पहुंचेंगे, जिसके बाद कोप्पल पहुंचने पर 11 बजे सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, जिसके बाद सीएम योगी 11:30 बजे कोप्पल में जनसभा को संबोधित करेंगे। कट्टर हिंदुत्व की छवि और कोप्पल में सीएम योगी का संबोधन बेहद खास होने वाला है। माना जा रहा है कि आज के कार्यक्रम में सीएम योगी न सिर्फ यूपी की कानून व्यवस्था बल्कि राम मंदिर का जिक्र कर हिंदू वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो कर्नाटक में चुनाव है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। कह सकते हैं नेताओं के बयानों की बमबारी जो है वो कर्नाटक में देखने को मिल रही है, लेकिन असली बमबारी की अगर बात करें तो वो तो यूक्रेन में जारी है। और चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा अपडेट। आगे आपको दिखाते हैं गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान की तस्वीरें। 2 मिनट में देखिए दुनिया की हर एक हलचल। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूस के कब्जे वाले इलाके में जोरदार हमला किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स के हवाई हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं पिछले 2 महीनों में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ओमान में मिसाइल अटैक में 5 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। डिनिप्रो में भी रूसी सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तबाही का ये वीडियो सूडान की राजधानी खार्तूम का है, जहां सेना विद्रोही गुटों के बीच सीज फायर नाकाम हो गई है और इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। गाड़ियां जल चुकी हैं, दुकानें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। जिस तरफ नजर घुमाएंगे तबाही का मंजर नजर आएगा। बता दें कि 15 अप्रैल से जारी सत्ता संघर्ष में अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो गए हैं। भीषण आग की ये तस्वीर रूस के कुर्गान से आई है। काले धुएं का घना गुब्बार इतना उठा कि इसने पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे इलाके की विजिबिलिटी शून्य हो गई। लपटें इतनी तेज थी कि 90 हेक्टेयर का इलाका खंडहर में तब्दील हो गया और पूरे इलाके में दहशत मच गई। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में एक शख्स की मौत हो गई। वीडियो फ्रांस की राजधानी पेरिस का है। यहाँ पर पेंशन बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। गुस्साए लोगों ने ओलंपिक 2024 के लिए बनाए जा रहे स्विमिंग पूल में पहले तोड़फोड़ की और फिर इसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल राष्ट्रपति मैक्रो ने इस बिल के जरिए रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी है, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा बरपा हुआ है। सातवीं क्लास में पढ़ने वाला ये बच्चा आज अमेरिका का नेशनल हीरो बन गया है, जिसने अपनी सूझबूझ बहादुरी से 66 लोगों की जान बचा ली। दरअसल ये बच्चा जिस बस में सवार था, उस बस को चला रही महिला ड्राइवर अचानक बेहोश हो गई और बस रॉन्ग साइड जाने लगी। बच्चे ने जब ये सब देखा तो बिना वक्त गवाए पहले स्टीयरिंग को कंट्रोल किया, उसके बाद ब्रेक लगाकर बस को हादसे का शिकार होने से बचा लिया। तो देखिए किस तरीके से फिट इंडिया में आपने दुनिया की हर एक अपडेट देख ली है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े ताजा अपडेट आपने देख लिए हैं। सूडान में किस तरीके से संग्राम जारी है वो भी आपने देख लिया है। और अब रुख करते हैं यूपी का, क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सियासी संग्राम भी लगातार जारी है। प्रीति, वोट पाने के लिए ये नेता जो है ना, वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली, जब एएसपी के नेता हाजी अकबर ने 88 के दंगों का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुसलमान का सर लगे, जहां तक हमारी पावर। समाजवादी पार्टी के इस नेता को देखिए, नेताजी पूरे जोश में हैं, चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे हैं, मंच से खुलेआम हिंदू मुस्लिम का राग लाप रहे हैं। इस स्थानीय समाजवादी नेता का नाम हाजी अकबर है। हाजी अकबर के भाषण को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चुनाव में मुसलमान वोटरों को एकजुट करने के लिए ये महाशय लोगों को भड़का रहे हैं, दंगों का जिक्र कर दूसरों को धमका रहे हैं। जो लोग आज नेता बनते हो और लोगों को धोखा दे रहे हो,
ये सोच रहा हूँ कि आज का मुसलमान पागल है, 88 वाला मुसलमान है, तो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। तस्वीर मेरठ की है, जहां नगर निकाय चुनाव में सियासत गर्म हो गई है। दरअसल मेरठ के सरधना से समाजवादी पार्टी के नेता चेयरमैन के चुनाव में हाजी निजामुद्दीन की पत्नी सबीला अंसारी को मैदान में उतारा गया है। सबीला अंसारी के चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय सपा नेता हाजी अकबर ने सभा के दौरान चुनाव में मुसलमानों का पावर दिखाने की बात कही। इतना ही नहीं, हाजी अकबर ने अपने चुनावी भाषण में साल 1988 का भी जिक्र किया। दरअसल साल 87 और 88 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दंगों के दौरान मलियाना और हाशिमपुरा में कई लोगों की जान चली गई थी। हाजी अकबर उसी दंगों का जिक्र कर मुस्लिम वोटरों को साधते दिखे। विवादित बयान की दरअसल एक बार फिर से सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दे दिया है। मुरादाबाद में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप सच बोलते हैं तो बीजेपी के नेता गिद्ध की तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए जरा। निकाय चुनाव को लेकर यूपी की राजनीति गर्म है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि लोगों को घरों में कैद कर उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। हजारों लाख कारीगर मुरादाबाद छोड़कर नेपाल और बांग्लादेश चले गए हैं। घरों पर टैक्स लगाकर मजबूर कर रहे हैं कि लोग घर छोड़ने। और फिर मुझे तो ताज्जुब हुआ जब मुझे बताया गया कि हजारों लाख यहाँ से कारीगर मुरादाबाद छोड़कर नेपाल चले गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं। अरे हम तो बांग्लादेश और नेपाल को दिखाना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान आओ, और हिंदुस्तान में देखो हमने क्या कुछ नहीं कर दिखाया। और अपने ही मुरादाबाद, अपने ही पड़ोस के, अपने ही साथ के लोग छोड़ मुरादाबाद चले जाएं। सुना आपने, पूर्व विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान को नेपाल और बांग्लादेश से भी गया गुजरा बता दिया। खुर्शीद ने कहा कि देश में हालात ऐसे हो चुके हैं कि सच बात भी कहो तो बीजेपी नेता गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं। सच बात कहो, हकीकत कहो तो हकीकत के जवाब में गाली पड़ जाती है, एकदम प्रहार हो जाता है, एकदम आप पर सब गिद्धों की तरह जुट पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने हकीकत कही। हकीकत आखिर है तो क्या है। सलमान खुर्शीद मुरादाबाद के नागफनी में कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा। चुनावी माहौल में दरअसल ये नेता जो हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इन्हें लगता है कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, ये सुर्खियों में आएंगे और इनकी जो है चुनावी नैया वो पार हो जाएगी। यही वजह है कि ये इस तरह से बयानबाजी करते हैं। दरअसल चुनावी नफा नुकसान के लिए किस तरीके से देखिए बयान दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बिहार की हम बात करें, वहाँ पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ चुकी है। इन दोनों के बीच घमासान छिड़ चुका है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वार किया था, उसका जवाब पलटवार करते हुए सुशील मोदी ने दिया है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में सियासत थम नहीं रही। आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव किया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि शुक्रवार को नीतीश कुमार ने दावा किया था कि पहले यही लोग रिहाई की मांग की थी। उन्होंने सुशील मोदी की तस्वीर मीडिया को दिखाई थी, लेकिन सुशील मोदी ने उनके दावे खारिज कर दिए। इसमें नहीं हुआ था तो कितने लोग इसका डिमांड कर रहे थे कि होना चाहिए, तब हो गया, तब उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। तो बोल रहे हैं उनका कब का है, फोटोआ देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो। पूरे के पूरे मॉडल प्रिजन मैनुअल को लागू कीजिए बिहार में, तब तो समझ में आता। ये डबल स्टैंडर्ड है क्या? ये तो देखिए, ये तो दोगलापन है, दोहरा चरित्र है कि अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति को रिहा कर दिया और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता मंत्री ललित कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई को नियमों के तहत बताया है और सरकारी प्रक्रिया के अधीन आया होगा, उसी में सरकार ने निर्णय लिया। सरकार को यह अधिकार है विपक्ष से सवाल खड़े करना। ठीक है, विपक्ष का सवाल करना, लेकिन जो भी हुआ है नियम तो हुआ है और नियम के तहत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की है। तो सीएम नीतीश कुमार ने 7 साल पहले जो कानून बनाया था चुनावी फायदे के लिए, उसको ही बदल दिया है। अब ऐसे में आईएएस की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इधर बात करें एक्शन में, जिस तरीके से बिहार में नजर आ रहा है उस तरीके से दिल्ली में भी एक्शन देखने को मिला है। ऑपरेशन शीश महल को लेकर किस तरीके से दिल्ली के एलजी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दरअसल सीएम के सरकारी आवास का जो रिनोवेशन हुआ है उसके खर्चे का ब्यौरा तलब कर लिया है। उधर आम आदमी पार्टी जो चौतरफा गिर चुकी है अब बदसलूकी पर उतर आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन शीश महल से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। सीएम केजरीवाल विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं। शनिवार को नवभारत के रिपोर्टर ने जंतर मंतर में केजरीवाल से शीश महल को लेकर सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इतना ही नहीं, आप कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टर के साथ बदसलूकी और मारपीट की। आम आदमी पार्टी ने महिला मोर्चा को आगे कर दिया, जिन्होंने रिपोर्टर को सवाल पूछने से रोका और धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टर के कॉलर पकड़े और झूठे आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं 2 कमरे में काम चला लूंगा, और आज अपने बंगले को सजाने के लिए 45 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। तो देखिए ये सब ढोंग है, ढकोसला है, दिखाते कि हम सादगी के प्रतीक हैं और व्यक्तिगत जीवन में कितना ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो अच्छी बात है कि इसकी जांच हो रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर अब सीएम केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। उपराज्यपाल ने सीएम आवास के रेनोवेशन में हुए खर्च का ब्यौरा सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है। एलजी ने 15 दिन के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट तलब की है। ऑपरेशन शीश महल से केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी वाली छवि की पोल खुल गई है और उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। तो ऑपरेशन शीश महल पर सवाल पूछने पर आप कार्यकर्ताओं ने हमारे रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के पास सवालों के जवाब है नहीं। अब देखिए किस तरीके से आपके कार्यकर्ता जो है वो बदसलूकी पर उतर आए। केजरीवाल का जो ऑपरेशन शीश महल है वो तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैसे देश दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है वायरल, देखिए टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में सिर्फ 2 मिनट में। थार पर सवार, हाथ में हथियार, हरियाणवी गाना बजा रहे सरेआम मारेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो नोएडा के कोतवाली फेज 2 का बताया जा रहा है। वीडियो में थार की खिड़कियों और बोनट पर 10 युवक बैठे दिख रहे हैं। इनमें से 5 पिस्तौल और राइफल लहराते दिख रहे हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा तो इन पर 25,500 रुपए का चालान किया गया। हादसे का ये वीडियो देखिए। एक शख्स सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है। उसी सड़क पर एक एम्बुलेंस बैक साइड से आ रही होती है। तभी सड़क पर खड़ा शख्स एम्बुलेंस की चपेट में आ जाता है। वो एम्बुलेंस के पिछले पहिए में फंस जाता है। एम्बुलेंस पर सवार लोग फौरन नीचे उतरते हैं, शख्स को बाहर निकालते हैं। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो शख्स की जान भी जा सकती थी। सोशल मीडिया पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को अंत तक देखिए। 4थे मंजिल की बालकनी में एक बच्चा लटका नजर आ रहा है। बच्चे को लटकते देख लोगों में चीख पुकार मच जाती है। तभी एक फुर्तीला शख्स अपनी जान को जोखिम में डाल उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और बालकनी में लगे लोहे की ग्रिल को पकड़ते हुए सीधा बच्चे के पास पहुंच जाता है, उसे उठा लेता है। बच्चे को बचाते देख नीचे खड़े लोग सीटियां बजाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। स्कूटी पर एक शख्स कुत्ते को बांधकर घसीट रहा है। इस क्रूरता का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो श्रीनगर का बताया जा रहा है। क्रूरता करने के आरोप में पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसकी स्कूटी भी जब्त कर ली है। यूजर्स ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्विटर पर यह वीडियो उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है, जिसमें एक भालू नदी के किनारे पानी में टकटकी लगाए बैठा नजर आ रहा है। तभी वह पानी के अंदर एक मछली को तैरता देखता है और उस पर टूट पड़ता है। जिसके बाद वह पानी से निकलता है तो एक बड़ी सी मछली उसके मुंह में दबी नजर आती है, जो ये बताता है कि मछली को पकड़ने के लिए भालू कितने धैर्य से मन को एकाग्र कर उसका शिकार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली में जारी पहलवानों के धरना प्रदर्शन की। जी हाँ, एक तरफ जंतर मंतर पर पहलवान किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पहलवानों के इस प्रदर्शन को विपक्ष का साथ भी मिलता जा रहा है।
बिल्कुल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के पक्ष में अयोध्या के संत जो है वो खड़े हो गए। रिपोर्ट देखिए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ जंतर मंतर में रेसलर्स का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन शनिवार को पहलवानों के विरोध का अखाड़ा सियासी अड्डा बन गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची और पहलवानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाई। सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बृजभूषण का कहना है कि वो निर्दोष है और आरोप राजनीतिक साजिश है। वो हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन खिलाड़ी उनकी गिरफ्तारी पर अड़े हैं। शनिवार देर रात पहलवानों ने कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में तो खाना और पानी भी रोक लिया था। अभी ये है, जब से हैं हम लाइट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत लाइट का इंतजाम हम जनरेटर से करते हैं। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह को अयोध्या के सैकड़ों साधुओं का समर्थन मिला है। साधु ने कहा कि अगर खिलाड़ियों का धरना चलता रहा तो वो भी दिल्ली कूच करेंगे और कुश्ती संघ अध्यक्ष के समर्थन में धरना देंगे। ये विपक्ष की साजिश है। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी जांच होगी और जांच से सब पता चल जाएगा। और जंतर मंतर बैठ कर अगर प्रदर्शन करके अगर अपना दबाव डालते हैं तो समाज भी चलकर जंतर मंतर पर बैठेगा, अगर वही से न्याय मिल पाएगा। फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये थी सुर्खियां, और अब बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जो शनिवार के दिन अयोध्या में थे। दरअसल वो अयोध्या अचानक से पहुंच गए। राम मंदिर का निर्माण किस तरीके से चल रहा है, इसका जायजा उन्होंने लिया। क्या है पूरी खबर, उस रिपोर्ट में देखिए आप। प्रभु श्री राम के काम में लगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तस्वीरें अयोध्या की हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शनिवार को ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया और सिर पर ईंट उठाकर मंदिर निर्माण में श्रमदान भी किया। 2024 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसी के तहत समय से पहले पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। अभी तक निर्माण कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से बातचीत भी की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मंदिर निर्माण बजरंगबली और रामलला की इच्छा से हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2023 के अंत तक मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाए और गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस साल के अंत तक गर्भगृह का जो कार्य है वो भी पूरा हो जाएगा। और जैसे ही रामलला विराजमान वहां पर करेंगे, उसके बाद भक्तों का तांता लग जाएगा। तो भक्तों का तांता तो देवभूमि में भी लगा है। दरअसल भक्त यहाँ चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच भी चुके हैं, कुछ ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो खराब है, जिसकी वजह से यात्रा जो है रोकनी पड़ी है। उधर हिमाचल में भी बर्फबारी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ा नजर आ रहा है। बारिश की ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां शनिवार की शाम काफी तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी गई है और 1 और 2 मई को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। खराब मौसम का असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर भी पड़ा। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रा रोक दी गई। श्रीनगर, गढ़वाल में पुलिस श्रद्धालुओं से मौसम साफ होने तक होटल या रेस्टोरेंट में विश्राम करने की सलाह देती नजर आई। केदारनाथ धाम व बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी होने के कारण आप सभी से अनुरोध है, कृपया यही लोकल होटल या धर्मशालाओं में विश्राम करें। मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा प्रारंभ करें। धन्यवाद।
पहाड़ों में बिगड़े मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाए रहे। देर रात हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम के बदले मिजाज की वजह से पारा 30 डिग्री के आसपास ठहरा हुआ है। तो पहाड़ों पर बेमौसम बारिश अभी आगे 2 दिन तक जारी रहने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इसका असर जो है मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो यहाँ भी बारिश का अनुमान जो है वो जताया गया। देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में खराब मौसम हादसे का सबब बन गया। दरअसल यहाँ पर तेज हवा की वजह से हाई टेंशन तार टूटी और वो एक टेम्पो पर जा गिरी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ये रिपोर्ट देखिए आप। अग्निकांड की दिल दहला देने वाली घटना भीलवाड़ा की है। यहाँ सड़क पर जा रहे टेम्पो पर ऊपर से हाई टेंशन लाइट का तार गिरा और कोहराम मच गया। हाई टेंशन तार गिरने से टेम्पो में करंट दौड़ गया और उसमें आग लग गई। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसा कपासन थाना इलाके के उंदयाला के पास हुआ। टेम्पो में करंट की वजह से आग में झुलस रहे लोगों को बचाया नहीं जा सका। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, जिसने भी देखा वो कांप गया। बारिश हो रही थी, बारिश से ये इसका तार टूट गया 11 kV का, और उंदाइला की तरफ से एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो में 4 उसमें पैसेंजर बैठे थे और 2 बूढ़े इसमें थे। इससे तार है जो उस टेम्पो से टकरा जाने से आग लगी। इसमें 2 जनों की डेथ होगी, 2 घायल। हादसे में जिंदा जले लोगों की पहचान रामथली निवासी शांतिलाल गाडरी और हाथियान निवासी किशन खटीक के रूप में हुई। दोनों भादसोड़ा के निकट पांचली गांव से वापस लौट रहे थे, तभी तेज हवा और बारिश की वजह से हाई टेंशन लाइट का तार टूट गया और ये हादसा हो गया। और इसी के साथ की जहां आदमखोर बाघ का आतंक फैला हुआ है। दरअसल ये बाघ कल देर रात कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद लोगों में दहशत बढ़ चुकी है। लेकिन अब सियासत भी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कैमरे में कैद आदमखोर बाघ की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी की है। यहाँ रिखनी खाल और धुमाकोट में बाघ का आतंक नहीं थम रहा। पिछले काफी दिनों से बाघ मवेशियों के साथ इंसानों को भी शिकार बना रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैली है। बाघ को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका। शनिवार को बाघ कैमरे में कैद हुआ। वो मवेशी को मारकर जंगल में घसीट कर ले जाते हुए दिख रहा है। बाघ के आतंक को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई है। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्षेत्र से विधायक हैं, सरकार भी उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। आखिर वो किसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने पोखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट शुरू करने की कवायद इसी वजह से की थी, ताकि बूढ़े और आदमखोर बाघों को यहाँ रखा जा सके। जिस कार्बेट पार्क से अक्सर बाघ और गुलदार निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, लोगों का शिकार करने लगते हैं। ऑपरेशन अभी जो है वो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस पे और तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर अभी दहशत का माहौल है। और डेफिनेटली जब एक बाघ आदमखोर हो जाता है, मैन ईटर हो जाता है, तो उसको पकड़ना बहुत आवश्यक है। आरोप है कि लैंड डाउन के लोगों को कभी कार्बेट पार्क का फायदा नहीं मिला, उल्टा उन्हें बाघों की सक्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन और सरकार से बाघों के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं।